बच्चों, हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं और इसका तीसरा अंग संस्कृत हम पढ़ रहे हैं। और इस संस्कृत के अंतर्गत आगे का गद्यांश इस प्रकार से है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। बच्चों, इस अंश की व्याख्या इस प्रकार से है कि इस गद्यांश में लेखक ने यह कहा है कि प्रत्येक देश की अलग अलग संस्कृतियां हैं, परंतु उन समस्त संस्कृतियों का अस्तित्व पारस्परिक मेल जोल और एकता की भावना पर निर्भर होता है। यदि किसी भी राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियां जंगल और सागर जैसी सौहार्दपूर्ण तथा अविरोधी स्थिति को प्राप्त कर लें, तो उस राष्ट्र के नागरिक सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि हम जंगल की स्थिति का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि सुखी जीवन वहाँ की वनस्पतियाँ, लताएं, पेड़ पौधे, घास फूस आदि सभी परस्पर मेल जोल की भावना से रहते हैं। वे एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर परस्पर सहायक भी होते हैं। उदाहरण के लिए लताएं वृक्षों से लिपटी होती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हैं और उनकी वृद्धि और विकास में सहायक बनते हैं। जिस प्रकार विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदियाँ अपने पृथक पृथक अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपनी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। बच्चों, यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रह सकेगा। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्तृत कर देना चाहिए, अर्थात इनको भुला देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। बच्चों, इस अंश से भी उसी तरह से 5 प्रश्न बनेंगे और 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न तो वही पाठ का नाम और लेखक का नाम होगा या गद्यांश का संदर्भ लिखने को होगा। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न है, जंगल में लता, वृक्ष और वनस्पतियां किस अदम्य भाव के कारण अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि जंगल में लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन अर्थात पारस्परिक मेल जोल एवं एकता की भावना से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न होगा, राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, राष्ट्र के जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अगला प्रश्न होगा बच्चों, जल
के अनेक प्रवाह किसके रूप में मिलकर कहाँ एक रूपता प्राप्त करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ये होगा कि जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि किस प्रकार के जीवन को राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है। अर्थात विभिन्न संस्कृतियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ ही राष्ट्रीय संस्कृति को भी महत्व प्रदान करें, तभी उनका अस्तित्व भी बना रह सकता है और देश के विभिन्न सभी निवासियों का जीवन सुखदायी हो सकता है। बच्चों इसी का अगला गद्यांश इस प्रकार से है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते रहते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो बच्चों इस पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि इसमें लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एक राष्ट्र के में कई समुदाय होते हैं, उन सब की अपनी अपनी संस्कृतियाँ भी होती हैं। इन संस्कृतियों का स्तर साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि में मुखरित होता है। बाह्य दृष्टि से देखने में ये सभी भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। बच्चों इस प्रकार वे सभी संस्कृतियाँ एक सूत्र में बंधी होती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। तो बच्चों इसमें से भी दूसरी तरह 5 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न पाठ का नाम, लेखक का नाम या गद्यांश का संदर्भ होगा। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जैसे व्याख्या ऊपर बताई गई है उसी के आधार पर आपको लिखनी होगी। तीसरा प्रश्न होगा राष्ट्रीय जन किन किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि के माध्यम से अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यह होगा आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव किन रूपों में साकार होता है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों होगा आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव संस्कृत के विभिन्न माध्यमों जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि रूपों में ही साकार होता है। बच्चों अगला प्रश्न होगा संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए कौन आनंदित होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक संस्कृत के आनंददायी पक्ष को स्वीकारते हुए वही व्यक्ति आनंदित होता है जो सहृदय हो, अर्थात जो अच्छे, उदार और व्यापक हृदय वाले होते हैं वे ही किसी संस्कृत के उपयोगी, महत्वपूर्ण अथवा आनंददायी पक्ष को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा करने में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों इस प्रकार से इस गद्यांश के भी प्रश्न समाप्त होते हैं और आप जो है इनको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और जिसका भी छूट जाए वो दिए गए लिंक से नोट कर में फिर से देख लेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल तो ज़्यादा अच्छा होगा।